नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। वेलकम बैक टू आवर ओन प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ सलोनी सिंह, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। की हाल चाल बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू 10 डेज चैलेंज और ये है हमारा डे नंबर 8 और आज के सेशन में हम करने वाले हैं एंटायर बायोमोलिक्यूल्स इन वन शॉट। तो आपको क्या करना है बेटा, शुरुआत से लेकर एंड तक एनसीईआरटी लेकर बैठिए, वीडियो लेक्चर को पॉज करके जहां जहां पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये सेगमेंट बेटा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिएगा, उन्हें अच्छे से मार्क कर लीजिए। ज्यादा कुछ नहीं आता बायोमोलिक्यूल्स में, वेटेज जरूर हाई है लेकिन स्कोरिंग चैप्टर है आपके लिए। आपको सिर्फ जितने भी हाईलाइटेड क्वेश्चंस हैं उन पे ध्यान देना है और सेशन के दौरान जहां पर भी मैंने बताया है उन सारे टॉपिक्स को अच्छे से मार्क कर लीजिएगा और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लीजिएगा। दैट्स इट। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, तो बायोमोलिक्यूल्स देखते हैं झट से। बायोमोलिक्यूल्स क्या है? जो भी हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में चीजें मिलती हैं उसे हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। बायोमोलिक्यूल्स मेजरली हमारे प्रोटीन, एंजाइम्स, विटामिन्स, हार्मोन्स एंड प्रोटीन्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, जो हाइड्रोलिसिस करने पर या तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सेल्यूलोज, स्टार्च देते हैं या फिर उससे भी छोटे स्मॉलर सब यूनिट जनरेट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हो, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड्स वो होते हैं जो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते। बेस्ट एग्जांपल इज ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज। ओलिगोसेकेराइड जो 2 से 10 यूनिट्स देते हैं हाइड्रोलिसिस करने पे, फॉर एग्जांपल सुक्रोज, माल्टोज, रेफिनोज एंड स्टाइयोज। पॉलीसेकेराइड्स जो मोर देन 2 यानी 2 से 10 से ज्यादा, 10 यूनिट से ज्यादा मोनोसेकेराइड्स देते हैं हाइड्रोलिसिस पे, जैसे कि स्टार्च एंड सेल्यूलोज। बहुत ही बढ़िया, नेक्स्ट पे आ जाइए। कार्बोहाइड्रेट्स किसके लिए इंपॉर्टेंट है? तो दे प्रोवाइड यू द एनर्जी, स्पेशल एनर्जी। एटीपी फॉर्म में एनर्जी देते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी फंक्शन करती है। ठीक है, स्टोरेज मॉलिक्यूल्स हैं। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो प्लांट्स के अंदर इसे स्टोर्ड फॉर्म में स्टार्च की तरह यूज किया जाता है, एनिमल्स में इसे ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। ठीक है, डी राइबोज एंड 2-डीऑक्सी राइबोज आर प्रेजेंट इन आरएनए एंड डीएनए। सेल्यूलोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है और ये सेल वॉल का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर कंपोनेंट है जो प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है बहुत सारी इंडस्ट्रीज का। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं? जो टॉलरेंस और फेलिंग्स रिएजेंट को रिड्यूस कर लेते हैं उसे हम रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। ऑल मोनोसेकेराइड्स, माल्टोज एंड लैक्टोज आर रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर किसको बोलते हैं? जो कि आपके टॉलरेंस और फेलिंग्स सोल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर पाते हैं। दे डू नॉट हैव एक्चुअली फ्री एल्डिहाइड ग्रुप। क्यों वो रिड्यूस नहीं कर पाते? क्योंकि उनके पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता है। द बेस्ट एग्जाम्पल इज सुक्रोज, इनके पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। अब ग्लूकोज को प्रिपेयर कैसे करते हैं? ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले सुक्रोज से प्रिपेयर कर सकते हैं। सुक्रोज यानी कि चीनी आपके घर का, वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करिए, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस, इट विल गिव यू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। नेक्स्ट आ जाइए, यू कैन प्रिपेयर इट फ्रॉम स्टार्च। तो स्टार्च में कैसे कर सकते हैं? स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज के स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। C6H12O6 अरेंजमेंट कैसा है ये देखिए, 1 2 3 4 5 OH ग्रुप है। अगर मैं अरेंजमेंट देखूं 1 2 3 4, ये 4 का, तो आप देख रहे हैं कि सेकेंड पोजीशन पे OH ग्रुप बाहर निकला हुआ है और बाकी पोजीशन पे अंदर है, यानी इस तरह का अरेंजमेंट है। ठीक है, तो ये जो ग्लूकोज का अरेंजमेंट है इट इज सिमिलर टू ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड का जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है उसमें OH राइट हैंड साइड पे है। अगर आप ग्लूकोज में भी OH इस पोजीशन पे राइट हैंड साइड पे रहते हैं तो आप इसको डी ग्लूकोज बुलाते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं तो उसको आप एल ग्लूकोज बुलाते हैं। अगर वो डेक्स्ट्रो है तो पॉजिटिव और लियो है तो नेगेटिव। डेक्स्ट्रो और लिवो के लिए स्मॉल डी और स्मॉल एल साइन का इस्तेमाल किया जाता है। दैट इज ऑल अबाउट दिस स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। करेक्ट। अगला आ जाते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में हाँ, ये एक और चीज देखा आपने, 6 कार्बन एटम है और ये अल्डोहेक्सोज है, यानी कि अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है इसके अंदर। फ्रक्टोज के अंदर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है सेकंड पोजीशन पे। चलिए आ जाइए, जब आप साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर में ये जो फर्स्ट पोजीशन है
और ये 5th पोजीशन है, यानी OH रिएक्ट विद C डबल बॉन्ड O ग्रुप। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा अल्डिहाइड एंड कीटोन, वहाँ पे सीखा कि जब अल्डिहाइड या कीटोन अल्कोहल से रिएक्ट करता है तो एडिशन रिएक्शन होता है और ये एसिटाल या हेमी एसिटाल बनाता है। एक OH ग्रुप तो हेमी एसिटाल बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ हेमी एसिटाल फॉर्मेशन जैसा कंडीशन दिखाई दे रहा है बच्चों। ये देखिए फर्स्ट पोजीशन पे ये अटैचमेंट हो गया, ये हेमी एसिटाल फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। और ये वाला भी वैसा ही है, कोई टेंशन नहीं है, दोनों सेम है। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ग्लूकोज के 2 फॉर्म होते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर के केस में भी, अल्फा एंड बीटा फॉर्म। इफ यू लुक केयरफुली, दिस इज योर फर्स्ट कार्बन एटम, करेक्ट? दिख रहा है? फर्स्ट कार्बन एटम पे OH ग्रुप राइट हैंड साइड पे है और इसमें फर्स्ट पोजीशन पे OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पे है। जब फर्स्ट पोजीशन पे कार्बन के साथ जो हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है उसकी पोजीशन में चेंज दिखे तो ऐसे दोनों ग्रुप्स को हम बोलते हैं, ऐसे कार्बन एटम को बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन, एंड दे आर एनोमर्स ऑफ ईच अदर, alpha and beta form. They are anomers because their position is different at first position, or they are also known as epimers, correct? Anomers और epimers, correct? Okay, तो cyclic structure जो right hand side वाले हैं, जब हम इसका projection बनाएंगे, cyclic projection, तो राइट हैंड साइड वाली चीज़ों को डाउन में दिखाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ों को अप में दिखाएंगे। राइट हैंड साइड में देखो OH ग्रुप मैक्सिमम आपका राइट साइड पे है, ये देखिए OH ग्रुप जो राइट हैंड साइड पे था वो नीचे है, 1 2 यहाँ पर ऊपर है, फिर तीसरा नीचे, एंड फिर ये पूरा CH2OH ग्रुप ऊपर। तो फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पर फिर से आप देख रहे हो OH ग्रुप डाउन साइड पे है और यहाँ पर OH ग्रुप अप साइड पे है, तो दे आर एनोमर्स। जहाँ पर डाउन है वो अल्फा डी, जहाँ पे अप है वहाँ बीटा डी, दीज आर एनोमर्स। और ये स्ट्रक्चर हम किससे इंस्पायर होके बनाते हैं? पाइरैन से। नेक्स्ट आ जाइए फंक्शंस ऑफ रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज। अब हमें कैसे पता चला कि ग्लूकोज की शक्ल ऐसी ही दिखती है? बड़ा ही आसान है, समझते हैं, देखिए ध्यान से। पहले ये कंफर्म करना था कि ग्लूकोज के पास 6 कार्बन एटम है, तो हमने उसे HI की प्रेजेंस में हीट किया तो हमें नॉर्मल हेक्सेन मिला विद 6 कार्बन एटम, इंडिकेटिंग दैट ग्लूकोज कंसिस्ट ऑफ 6 कार्बन एटम। फिर हमें ये जानना था कि इसके अंदर किस तरह का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, कैसा फंक्शनल ग्रुप बेसिकली प्रेजेंट है। तो हमने क्या किया, देखिए एक एक स्टेप करके देखिए। तो फिर हमने देखने की कोशिश की कि भाई इसके पास अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं, तो हमने HCN से ट्रीट किया, इसने साइनोहाइड्रीन बना लिया। फिर हमें ये जानना था कि इसके पास जो भी ग्रुप है वो अल्डिहाइड ग्रुप है, तो हमने उसे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ट्रीट किया, यहाँ पर COOH अटैच हुआ। फिर हमें ये जानना था कि इसके पास प्राइमरी OH ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, तो हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ट्रीट किया, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ट्रीट किया तो हमें यहाँ पर दोनों पे COOH ग्रुप अटैच हुए मिल गए। फिर हमें ये जानना था कि इसके पास 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो हमने उसे एसिटिक एनहाइड्राइड से ट्रीट किया, जहाँ जहाँ पे OH ग्रुप थे वो सारे पेंटा एसिटेट में बेसिकली कन्वर्ट हो गए, ठीक है। ये ग्लूकोऑक्साइम ये तो ये बता रहा है कि हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, उसके लिए ये वाला टेस्ट और ये वाला टेस्ट किया। कार्बोनिल ग्रुप में स्पेसिफिकली अल्डिहाइड ही प्रेजेंट है, इसके लिए हमने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चूज किया। उसके साथ प्राइमरी अल्कोहल ही प्रेजेंट है, इसके लिए हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चूज किया, ठीक है। तो ये सारी टेक्निक थी, ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ रखी है। आगे बढ़ते हैं, फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो वो फ्यूरान से इंस्पायर हुआ है, इसके अंदर भी 6 कार्बन एटम है। अल्डिहाइड की जगह कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है। और यहाँ पे भी अरेंजमेंट देखें तो आप यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे ये जो पोजिशनिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, यहाँ पर राइट हैंड साइड पे, वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे, इसीलिए यहाँ पर भी आपको अल्फा एंड बीटा फॉर्म मिलेंगे, अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोस, बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोस। जो राइट हैंड साइड पे है वो नीचे आ जाएंगे, तो OH यहाँ पर नीचे है, H यहाँ पर नीचे है, ठीक है। इस तरीके से ये सारे डाउन, राइट डाउन लेफ्ट अप साइड पे, राइट डाउन अप लेफ्ट साइड पे, ठीक है। इस तरीके से ये अरेंजमेंट पूरी की गई है। डाइसैकेराइड्स पे आ जाते हैं। तो जब भी कोई मॉलिक्यूल हाइड्रोलिसिस पे 2 मोनोसैकेराइड है तो उसे हम डाइसैकेराइड कहते हैं, ठीक है।
और उसमें बेस्ट एग्जाम्पल है सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। अब इसमें देखते हैं सुक्रोज, हाइड्रोलिसिस पे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दे रहा है, बड़ा ही सिंपल है। अब ये ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के यूनिट जो हैं वो किस तरीके से अरेंज्ड हैं, ये देखिए सुक्रोज मॉलिक्यूल है। सुक्रोज मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट होता है, ये रहा, ये तो माल्टोज का दिया है। हाँ प्लीज याद रखिए, आपको ये याद रखना है कि कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं। सुक्रोज के स्ट्रक्चर में अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा फ्रक्टोज होता है। मैंने बताया ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों का अल्फा बीटा फॉर्म होता है, तो ध्यान रखना है कि आपका जो सुक्रोज है उसमें अल्फा ग्लूकोज बीटा फ्रक्टोज होता है। माल्टोज के अंदर दोनों ही अल्फा डी ग्लूकोज के यूनिट्स होते हैं। और दो मोनोसैकेराइड अगर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन में बाय दिस ऑक्साइड लिंकेज, तो हम इसे बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। करेक्ट, ये तो आपको याद ही होगा। आगे बढ़ते हैं। लैक्टोज में देखिए बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, लैक्टोज में अरेंजमेंट होता है C1 एंड C4 से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्म करते हैं। आगे बढ़ते हैं। पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स में सबसे पहला यूनिट हम बात कर रहे हैं स्टार्च की। स्टार्च इज नोन एज स्टोर्ड फूड इन प्लांट्स। अब स्टोर्ड फूड इन प्लांट्स में जो स्टार्च है उसके अंदर रिपीटिंग यूनिट है अल्फा डी ग्लूकोज। ये अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट के 200 से लेकर 1000 यूनिट आपस में लिंक्ड हैं। ठीक है, स्टार्च के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है अमाइलोज और एक होता है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज अनब्रांच होता है बच्चों, अमाइलोज आपका अनब्रांच चेन होता है जिसके अंदर 200 से 1000 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट स्ट्रेट चेन में लिंक्ड होते हैं। ठीक है, ये हो गया। अमाइलोपेक्टिन ब्रांच चेन होता है जिसके अंदर अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट होते हैं बट ब्रांचिंग के फॉर्म में होते हैं। जब स्ट्रेट चेन में अरेंज होते हैं तो C1 इसका और C4 इसका अटैच होता है, लेकिन ऊपर नीचे जब अरेंज होते हैं तो फिर आपकी लिंकेज कैसी होती है, C1 एंड C6। तो C1 C4 C1 C6 ये याद रखिएगा। ये देखिए C1 C4 स्ट्रेट चेन में, ऊपर नीचे लिंकेज तो C1 C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये अमाइलोपेक्टिन एंड ये अमाइलोज, ये वाटर इनसॉल्युबल, ये वाटर सॉल्युबल। करेक्ट, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं सेल्यूलोज। सेल्यूलोज में रिपीटिंग यूनिट कौन सा होता है, बीटा डी ग्लूकोज, एंड दे आर ऑल अरेंज्ड इन दिस फैशन। करेक्ट। नेक्स्ट आ जाइए अमीनो एसिड्स पे। तो अमीनो एसिड्स आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन एंड प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर बॉडी। तो इसके अंदर अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होता है वो होते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। जो हमारे पास ऑलरेडी है तो वो हमारे लिए इसेंशियल नहीं है, दे आर नॉन इसेंशियल, वी ऑलरेडी हैव इट इन आवर बॉडी। नॉन इसेंशियल जो बाहर से हमें लेना पड़ता है वो होते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड्स, वेलाइन एंड लाइसिन। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ NH2 ग्रुप कितने हैं, COH ग्रुप कितने हैं, उसके बेसिस पर हम उन्हें क्लासिफाई करते हैं एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। अगर दोनों ग्रुप इक्वल नंबर में है तो न्यूट्रल। अगर आपका NH2 ग्रुप ज्यादा है, COH ग्रुप कम है, NH2 ग्रुप ज्यादा है तो बेसिक, COH ग्रुप ज्यादा है तो एसिडिक। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल है एसिडिक अमीनो एसिड का, जैसे कि लाइसिन, हिस्टेडीन विच कंटेन 2 NH2 ग्रुप, दे आर बेसिक अमीनो एसिड्स। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब दो अमीनो एसिड जिस लिंकेज से लिंक्ड होते हैं, ये पहला अमीनो एसिड, ये दूसरा अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड में NH2 एंड COH ग्रुप दोनों सेम कार्बन एटम पे लिंक्ड होते हैं, इसलिए अल्फा अमीनो एसिड बोलते हैं। और दो अमीनो एसिड के बीच में जो लिंकेज होता है, ये देखिए बताते हैं, COOH CNH2HH। दो अमीनो एसिड्स के बीच में जो लिंकेज होता है HNOH, तो यहाँ पे वाटर निकालना था आपको, तो बचा क्या आपके पास NH यहाँ पर और C डबल बॉन्ड हो यहाँ पर, ये NH यहाँ पर, C डबल बॉन्ड हो यहाँ पे। इसको बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। क्या कहते हैं बच्चों, पेप्टाइड लिंकेज। आई होप आप ये जानते हो ऑलरेडी। नेक्स्ट आ जाइए, प्रोटीन सिंथेसिस हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें नहीं पढ़ना है अननेसेसरी इसे।
सो इसको अननेसेसरी स्ट्रेस आउट मत करिए। विटामिन पे आते हैं। विटामिन ट्रेस क्वांटिटी में हमारी बॉडी की ऑप्टिमल ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। फैट सॉल्युबल विटामिन में विटामिन ए, डी, ई एंड के आते हैं, जो हमारे एडिपोज टिश्यू में भी स्टोर रहते हैं, जब नहीं होता तो यूज हो जाते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन में विटामिन बी एंड सी आते हैं, एक्सेप्ट विटामिन B12, और ये हमें रोज इनटेक लेना पड़ता है, ठीक है। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर शेप। फाइब्रस होते हैं, ग्लोबुलर होते हैं। फाइब्रस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इस तरीके से, जो पैरेलली अरेंज होते हैं, जैसे कि केराटिन हेयर वाला, कोलेजन स्किन वाला, मायोसिन आपके मसल वाला, फाइब्रिन। इन प्रोटीन्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये एकदम इंटैक्ट रहते हैं, पानी में इंसॉल्युबल होते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन्स स्फेरिकल इन शेप होते हैं, दे हैव लॉट्स ऑफ फोल्डिंग इन देम, ठीक है। एंड इनके बीच में एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल आर स्मॉल एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर क्वाइट वीक। फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन, एल्ब्यूमिन, हीमोग्लोबिन, फाइब्रिनोजन, जो ब्लड क्लॉटिंग में यूज किया जाता है वो है फाइब्रिनोजन, है ना, वो फाइब्रस प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में सारे आपके न्यूक्लियोटाइड इस तरीके से सीक्वेंस में अरेंज रहते हैं, अमीनो एसिड सीक्वेंस में अरेंज रहते हैं, उसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। सेकेंडरी में अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर आता है, करेक्ट। तो बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर के अंदर बेस्ट एग्जांपल है, ये टिके कैसे रहते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। अल्फा हेलिक्स भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू टिके रहते हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर किसकी वजह से टिके रहते हैं? सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर आर स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, वैन डर वाल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक। प्लीज याद रखिए, टर्शरी किसकी वजह से स्टेबलाइज रहता है? हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, वैन डर वाल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्वाटरनरी अरेंजमेंट की बात करते हैं, दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन हो, सब यूनिट्स में अरेंज हो, तो हम उसे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। अब डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है? अगर आप प्रोटीन को बहुत हाई टेम्परेचर या बहुत लो, पीएच बहुत हाई या बहुत लो पे ले जाते हो तो वो डीनेचर्ड होता है। डीनेचर्ड होता है मतलब उसका स्ट्रक्चर ना पूरा अनकॉइल हो जाता है, डिट्योरेट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। कौन सा स्ट्रक्चर? सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होता है, प्राइमरी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, जैसे कि कडलिंग ऑफ मिल्क एंड बॉइलिंग ऑफ एग एंड ऑल दी स्टफ। एंजाइम्स बेसिकली बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं, माल्टोज, लैक्टोज, इन्वर्टेज। माल्टोज के लिए माल्टेज, आइसोमाल्टेज, लैक्टेज। तो एंजाइम्स के पीछे ASE लगता है, आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। ये कुछ एंजाइम्स के नाम है, हालांकि इतने सारे एग्जाम्पल आपके NCERT में नहीं दिए, यू कैन स्किप दैट पार्ट। न्यूक्लिक एसिड पे आ जाइए। तो न्यूक्लिक एसिड इज अ लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन के ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जाता है। कितने तरह के न्यूक्लिक एसिड हैं? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, DNA एंड RNA। न्यूक्लिक एसिड के मेजर 3 कंपोनेंट्स होते हैं, पेंटोज शुगर, फास्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेसेस में कौन कौन से होते हैं? ATGC, है ना, एडेनिन, थायनिन, गुआनिन एंड साइटोसिन, करेक्ट। और उसके साथ साथ एक यूरासिल भी होता है। तो थायमिन इज प्रेजेंट बट यूरासिल इज, थायमिन की जगह यूरासिल होता है RNA के अंदर, ये याद रखना है। पिरिमिडीन्स कौन कौन से हैं? जो कि पिरिमिडीन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर के डेरिवेटिव है, जैसे कि साइटोसिन एंड थायमीन एंड यूरासिल। CTU ये पिरिमिडीन्स हैं। एंड प्यूरिन्स जो प्यूरिन बेस से जनरेट हुए हैं, जैसे कि AG, OG, लोजी, सिनोजी, है ना। न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोसाइड्स में आपको सेंटर में यहाँ पे पेंटोज शुगर दिख रहा है, 5 कार्बन एटम वाला, उसके साथ बेस अटैच है फर्स्ट पोजीशन पे। 5th पोजीशन पे यहाँ पर कहाँ गया भाई? हाँ, फॉस्फेट, ये न्यूक्लियोसाइड है ना। न्यूक्लियोसाइड में बेटा बेस एंड पेंटोज शुगर ही होता है, और न्यूक्लियोटाइड में बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट भी होता है। तो ये बेस फर्स्ट पोजीशन पे, ये हो गया पेंटोज शुगर, और 5th पोजीशन पे फॉस्फेट अटैच है, खत्म। ओके, नेक्स्ट
न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। तो ये पहला न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड हो गया, दोनों के बीच में जो लिंकेज है उसे हम फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज कहते हैं। किस पोजीशन पर है? तो ये पेंटोज शुगर का 3rd पोजीशन और इस वाले पेंटोज शुगर के 5th पोजीशन। 3 और 5 में लिंकेज होती है दोनों के। यहाँ पे फॉस्फेट वाला पोजीशन है, ये फॉस्फेट वाला जो अटैचमेंट साइट होता है 3 और 5 पोजीशन का, ठीक है। अब डीएनए की बात करते हैं तो पेंटोज शुगर होता है डीऑक्सीराइबोज और इसके अंदर ATGC प्रेजेंट होता है। इसका फॉस्फेट ग्रुप इज प्रेजेंट एट C5th पोजीशन विद द शुगर, ठीक है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA, यहाँ पे टी नहीं होता, AUGC होता है, थायमिन की जगह यूरासिल प्रेजेंट है, इसे डीऑक्सीराइबोज कहा जाता है, ठीक है। और मेमोरी स्टोरेज, लर्निंग या फिर मैसेज कोडिंग, बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ये सब में RNA इन्वॉल्व होता है। बेसिकली सबका फंक्शन यही है, हेरिडिटरल इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना, रेप्लिकेट करना, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ऑल दी स्टफ अगेन नॉट रिक्वायर्ड इन मच डिटेल। नाउ लेट्स कम टू विटामिन्स। विटामिन्स उत्तरी सॉरी बच्चों, हाँ जी, विटामिन्स की जब आप बात करते हो तो ये आपके डाइट में बहुत स्मॉल स्पेसिफिक क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होता है। 2 तरह के विटामिन्स होते हैं, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में आ गया ADENK, वाटर सॉल्युबल में BNC। आई थिंक वी हैव कवर्ड दिस, है ना, इट्स अगेन गेटिंग रिपीटेड। ओके, तो यू कैन गो थ्रू द लिस्ट, यू नो दैट। A की डेफिशिएंसी से ज़ेरोप्थेल्मिया, B1 थायमीन, बेरीबेरी, B2 सिलोसिस, विटामिन B6 कन्वर्जन, B12 से पेरिनीशियस अनेमिया, C से स्कर्वी, D से रिकेट्स, E से इंक्रीज फ्रेजिलिटी ऑफ RBC, मस्कुलर वीकनेस एंड K से इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम, करेक्ट। हॉर्मोन्स पे आ जाते हैं, फंक्शनिंग। तो हॉर्मोन्स इंटरसेल्युलर मैसेंजर्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में पोर होते हैं। फंक्शन ऑफ हार्मोन बायोलॉजिकल फंक्शन और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन, सेक्स हार्मोन ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं,